हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हमको देखना है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसके पहले हम काफ़ी सारे ऑपरेटर्स देख चुके हैं। ये रही लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स जो हमको देखना थी, जिसमें से काफ़ी सारे देख लिए हैं और आज हम देख रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। दो ऑपरेटर्स हैं, एक है इज और एक है इज नॉट। ये दोनों कहलाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया इज ऑपरेटर, एक हो गया इज नॉट ऑपरेटर। अब ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या पर्पस है उसको समझते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया x और उसमें मान लीजिए मैंने वैल्यू रखी 5 और एक और वेरिएबल लेता हूँ y जिसके अंदर भी वैल्यू मैंने रख दी 5। यदि आप सोचते हैं कि ऐसा करने से एक x नाम का वेरिएबल बन गया होगा और उसके अंदर चला गया होगा 5 और इसी तरीके से एक और वेरिएबल बन गया होगा जिसके अंदर भी चला गया होगा 5, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। ये पाइथन में ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा सी में होता था, C++ में होता था और शायद आपने वो लैंग्वेजेस अगर पढ़ रखी हैं तो आपको ऐसी गलतफहमी हो जाएगी पाइथन में। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसके लिए एक रूल याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। Every variable in Python is an object। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। पाइथन में हर वेरिएबल जो आप बना रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? डायनेमिकली बनते हैं। तो दूसरा रूल, ऑब्जेक्ट्स आर डायनेमिकली क्रिएटेड। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव नेम्स बट रेफरेंसेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता लेकिन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस नंबर्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, हालांकि मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर हो सकता है कि आपको ध्यान नहीं रह रहा हो या आपने उस कॉन्सेप्ट को इतना ध्यान नहीं दिया हो, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने x नाम का वेरिएबल बनाया, y नाम का वेरिएबल बनाया, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर 5 स्टोर हो गया, पर इसका कोई नाम नहीं है। ऑब्जेक्ट एक तो डायनेमिकली बनते हैं, यानी रन टाइम पे क्रिएट हुए, और जब क्रिएट हुए तो इनका कोई नाम नहीं है, पर इनका कोई रेफरेंस नंबर होगा। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लेता हूं कि इसका रेफरेंस नंबर है 1000। ऐसे ही ये 1000 किस में चला गया? ये 1000 चला गया एक x नाम के रेफरेंस वेरिएबल में। यानी x क्या है? x एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसके अंदर 1000 स्टोर हो गया, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि x इस ब्लॉक को रेफर कर रहा है। तो एक्चुअल में जब हम बोल रहे हैं x में 5 रख रहे हैं तो वो एग्जैक्टली x में स्टोर नहीं हो रहा है, बल्कि 5 एक अलग जगह पे स्टोर हो रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पर 5 स्टोर हुआ है और इसका रेफरेंस x में स्टोर हुआ है। ठीक है, तो आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट रूल याद हो गए होंगे। एक तो हर वेरिएबल जो भी आप बनाते हो वो पाइथन में क्या है? एक ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट्स डायनेमिकली क्रिएट होते हैं, यानी रन टाइम पे क्रिएट होते हैं, और इनका कोई नाम नहीं होता, रेफरेंस नंबर होता है। वो रेफरेंस नंबर हम इन वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं जिसके नाम हमने रखे हैं, जैसे x या y। एक और रूल आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर जो y नाम का वेरिएबल है इसके अंदर भी हमने 5 रखा हुआ है। तो क्योंकि वैल्यू सेम है तो एक नया ऑब्जेक्ट बनने की बजाय y भी इसी को रेफर करेगा। यस, पाइथन में ये रूल है। C++ होता तो वहाँ ऐसा नहीं होता। इसका मतलब x और y वेरिएबल दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं और दोनों में सेम वैल्यू होगी। ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं तो सेम वैल्यू तो होगी। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं x इक्वल टू y, तो ये तो सेम आने ही वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या x और y सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। यस, यदि, फिर से सुनिएगा ध्यान से, यदि आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि दो रेफरेंस वेरिएबल्स सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं क्या, तो फिर आप लिखें x इज y। अगर इसका आंसर ट्रू आता है, जैसे इस केस में ट्रू आएगा, जो कि ये प्रूव कर रहा है कि यस, x और y एक ही लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम लोग थोड़ी सी कोडिंग करके देखते हैं। मैंने यहां लिखा x असाइन 5, y असाइन 5, x इक्वल टू y, तो यस, ये तो ट्रू आएगा। अब मैं लिख रहा हूं x इज y, तो ये भी ट्रू आएगा। अब आप में से कई लोग ये बात बोल सकते हैं कि अगर हम y की वैल्यू चेंज कर दें, जैसे मैं यहीं पर चेंजेस कर दूं और y की वैल्यू कर दूं सपोज करिए 6, तो क्या अब नया ऑब्जेक्ट बना होगा? डेफिनेटली बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो अगर आपने यहां लिख दिया y में 6, तो एक नया ऑब्जेक्ट बन गया
जिसमें 6 आ गया, इसका कुछ रेफरेंस नंबर है और ये चला गया y में, तो y अब इसको रेफर कर रहा है, x वाले ब्लॉक को रेफर नहीं कर रहा। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अगर आप x इक्वल टू वाई चेक करेंगे तो भी फॉल्स आएगा, और अगर आप चेक करेंगे x इज y तो ये भी फॉल्स आने वाला है, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं। इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए y में मैंने 6 रखा, अब मैं चेक करता हूँ x इक्वल टू वाई, तो ये फॉल्स आएगा। x इज y, ये भी फॉल्स आएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर ये हो रहे हैं कि इक्वल टू ऑपरेटर में और इज ऑपरेटर में फ़र्क क्या है। चलिए अब मैं उनको वो भी बता देता हूँ। हमको ये लग रहा है कि इक्वल टू ऑपरेटर जब ट्रू दे रहा है तभी इज भी ट्रू दे रहा है, इक्वल टू ऑपरेटर जब फॉल्स दे रहा है तो इज भी फॉल्स दे रहा है, तो इज ऑपरेटर की क्या ज़रूरत है। देखिए इक्वल टू ऑपरेटर वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, कंटेंट को देखता है, उसका टाइप भी देखता है। यानी अगर मैंने x और y की वैल्यू को कंपेयर किया है तो वो 5 और 6 को कंपेयर कर रहा है, रेफरेंसेस को कंपेयर नहीं कर रहा। यानी आप ऐसे समझें कि इक्वल टू ने कंपेयर किया 5 और 6 को। ठीक है, अगर हम मान लें कि x में 5 है और y में 6 है, तो इक्वल टू ने क्या किया, 5 और 6 को कंपेयर किया है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो 1000 और 2000 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। फिर भी आप कह रहे हैं कि लेकिन रिजल्ट में कहाँ फ़र्क आएगा। ठीक है, चलिए उसके लिए भी मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने x के अंदर रखा है 5 और y के अंदर रखा है 5.0। आपको ये बात याद होगी, मैंने इक्वालिटी ऑपरेटर पढ़ाते वक्त बताई भी थी। अगर आप x इक्वल टू वाई लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। यस ऑफ कोर्स दोनों का टाइप अलग अलग है, एक इंट है और एक फ्लोट है, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों ऐसे कजन्स हैं कि इन दोनों का टाइप अलग अलग होते हुए भी इसे सेम ही मानते हैं। जब आप x इक्वल टू वाई करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ भी सेम मानी जा रही है और टाइप डिफरेंट होते हुए भी उसको कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि इंट और फ्लोट बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो आफ्टर ऑल दोनों नंबर्स हैं, तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू। तो ये कंटेंट को कंपेयर कर रहा है। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि दोनों अलग अलग हैं तो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे होंगे। यानी x जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा वो अलग होगा और y जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा वो अलग होगा और उसके अंदर होगा 5.0। और इसी वजह से जब हम लिखेंगे x इज y तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। अब आप इस बात से कन्विंस हैं कि इक्वल टू ऑपरेटर और इज ऑपरेटर सेम नहीं है। अब चलिए इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कोड भी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x में असाइन करता हूँ 5 और y में असाइन करता हूँ 5.0। अब हमको देखना है x इक्वल टू वाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ट्रू। अब हम लिख रहे हैं x इज y, रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। ये सोच रहे हैं कि मैंने इज नॉट का एग्जाम्पल नहीं दिया। इज नॉट बस इसका रिवर्स रिजल्ट देने वाला है, यानी जो कुछ हम लिख रहे थे उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया x इज नॉट y, x इज y अगर फॉल्स आ रहा था तो x इज नॉट y ट्रू आ जाएगा। जस्ट इसका इन्वर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है। मतलब ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू y, द रेफरेंस स्टोर्ड इन x इज नॉट इक्वल टू द रेफरेंस स्टोर्ड इन y। तो ये बात सही है, इसलिए ट्रू आ गया। ठीक है, इसको मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ ताकि ये भी हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। तो मैंने लिखा x इज नॉट y। आप देख सकते हैं कि पहले फॉल्स आ रहा था जब x इज y लिखा था और अब ट्रू आ रहा है। तो ये था आइडेंटिटी ऑपरेटर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।